गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? और आज आपके समक्ष जीके के इन सभी क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं, इनका नोट्स आप लोग अवश्य बनाइएगा। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी और बिना किसी विलंब के। और आज की क्लास में आपके सामने पहला सवाल है कि चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के मध्य एक युद्ध था जो किस वर्ष में हुआ था। देखिए CHSL 2017 ने इसको पूछा है कि किस वर्ष में हुआ था। 1952, 1962, 1972 और 1982। इजी है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका 1962। क्या होगा? 1962, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बात करें 1962 में भारत और चीन के मध्य एक युद्ध हुआ था। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर एक आक्रमण किया था। इस युद्ध के लिए, इस अप्रत्याशित युद्ध के लिए भारतीय सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के भय की वजह से चीन ने क्या किया कि 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय विराम घोषित कर दिया और लगभग जो है 20 किलोमीटर पीछे हट गया। तो ये जो सीमा विवाद है भारत और चीन का, ये 1962 में हुआ और ये भारत और चीन के मध्य में एक युद्ध के रूप में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले नंबर पे आ जाए। और अगला नंबर है आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत क्या है। CGL 2021 पूछ रहा है इसको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909 से निर्देशों का साधन, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 से निर्देशों का साधन, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947 से निर्देशों का साधन। और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 1935 से निर्देशों का साधन। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह विशेषता इस अधिनियम में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। 1935 के अधिनियम से जो निम्न बातें ली गई हैं उनकी अगर जैसे बात करें कि 1935 के अधिनियम से जो निम्न बातें ली गई हैं, तो जैसे आपका हो गया प्यारे अभ्यर्थियों आपका एक तरीके से संघीय तंत्र, ठीक है, संघीय तंत्र हो गया आपका। और बात करें तो देखिए लोक सेवा आयोग हो गया। और बात करें तो देखिए आपातकालीन प्रावधान, जो आपातकालीन जो प्रावधान है इमरजेंसी सिचुएशन वाले, और साथ ही साथ क्या आपका न्याय तंत्र, और न्याय तंत्र के साथ साथ प्यारे अभ्यर्थियों आपका प्रशासनिक वितरण, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका, मतलब कि एक तरीके से वितरण। तो ये जितने भी हैं आपके, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक जो है ना स्रोत आयरलैंड यानी आयरिश संविधान। आयरिश संविधान जो प्रेरित है आपके 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से जो निम्न बातें ली गई, जैसे हमने अभी आपको बताया कि आपका संघीय तंत्र हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, प्रशासनिक जो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, साथ ही साथ आपका आपातकालीन आपका प्रावधान हो गए, और आपका न्यायतंत्र हो गया। ठीक है, अगले नंबर पे आएंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख या फिर पूर्वी काराकोरम। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका पूर्वी काराकोरम श्रृंखला, यानी डी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। तो यानी कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 की ऊंचाई कितनी है आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी, ये आपके पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। काराकोरम जो है तो एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार आपके पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः आपके पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में गिलगिट तक इसका जो है तो क्षेत्र है। भारत की में बात करें तो लद्दाख तक फैली हुई है। चीन की बात करेंगे तो चीन में सिजियांग नामक एक स्थल है, तो सिजियांग क्षेत्रों तक इसका जो है तो पूरा एक तरीके से विस्तार है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से स्थित है, पर्वतमालाओं में से एक है आपका। और दुनिया की ये सबसे ऊंची चोटी K2 भी इसी पर्वत श्रृंखला में शामिल है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है आपकी, ये है पूर्वी काराकोरम श्रृंखला। अगले प्रश्न पे आएंगे और अगला प्रश्न है कि NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। ये SSC CPO SI 2019 पूछ रहा है, NPCI का पूरा फॉर्म पूछ रहा है। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो आपका सही उत्तर होगा नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, यानी सी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। बात करें NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
का ये एक संक्षिप्त रूप है एनपीसीआई आपका। ये जो है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक नियम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और भारत में विभिन्न जो है तो खुदरा प्रणालियों में इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र संस्था के रूप में इसे मान्यता मिली है। इसकी स्थापना की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों 2008 में एनपीसीआई की स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक के जो जितने भी मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक के जितने भी आपके निगमन है उन सब में क्या है कि उन सभी में खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक संस्था के रूप में आपका एनपीसीआई काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंपास, सवाना और स्टेपी ये सभी किसके नाम? एनटीपीसी कह रहा है झरने, बागान, झील या घास के मैदान। बिल्कुल सिंपल है, पता होगा आपको कि पंपास, सवाना और स्टेपी ये सभी क्या है? एक तरीके से ये सभी घास के मैदान है। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो घास के मैदानों को भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। घास के मैदानों को वैसे देखा जाए तो दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा हो गया आपका शीतोष्ण घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय की बात करें तो जैसे आपका देखिए सवाना हो गया, कंपोस हो गया, लानोस हो गया। सवाना जो है तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना नाम चलता है, ब्राज़ील में इसको पैम्पोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वेनेजुएला और कोलंबिया में इसको लानोस के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जैसे आपका पंपास है तो पंपास आपका अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसको बेल्ट कहते हैं और अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है वो डाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रेरी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया की में बात करें तो स्टेपी या स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड में बात करें तो ये आपका कैंटबरी के नाम से जाना जाता है। ये सब घास के मैदान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका सी ऑप्शन, ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी जो है ये आपके घाव का जो अध्ययन होता है ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ओंकोलॉजी की बात करें अगर ओंकोलॉजी होता है आपका कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो त्वचा संबंधित जो विज्ञान है, त्वचा संबंधित जो अध्ययन होता है ये आपका डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और जो आपका कैलोलॉजी होता है ये आपके मनुष्यों के सौंदर्य का जो अध्ययन होता है ये आपका कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा किसके द्वारा लिखा गया है? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा नामक जो है तो एक काव्य लिखा हुआ है। काव्य क्या है? एक विशेष प्रकार का नाटक है। बात करें तो आपके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है आपके, इनकी अन्य कृतियों की बात करें तो देखिए आपका जो सत्य हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा है, साथ ही साथ वैदिक हिंसा है और हिंसा न भवती है, साथ ही साथ बात करें तो सती है, प्रताप है। बहुत सारी ऐसी कृतियाँ हैं जो कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी हुई है। अगले नंबर पे आते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है आपके सामने। यूपी पीएसएस 2014 में पूछा गया था कि आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ पर स्थित है। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ और गाजियाबाद। और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों बी ऑप्शन यानी कि रामपुर। रामपुर में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों आपकी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपकी जो है ये लखनऊ में स्थित है। बात करें लखनऊ में तो लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है। गोरखपुर में बात करें तो देखिए वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर में। बात करें तो देखिए ये जो आपके रामपुर में जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है तो इसी रामपुर की आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का नाम परिवर्तन कर दिया गया और डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से इस नक्षत्रशाला का नाम परिवर्तन किया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? यूपी पीसीएस 2012 पूछ रहा है इसको। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बांदा, कानपुर, चित्रकूट, सोनभद्र। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन यानी चित्रकूट में। चित्रकूट में पहला विकलांग विश्वविद्यालय खोला गया। बात करें तो देखिए 27 नवंबर 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका बात करें इस विश्वविद्यालय के नाम का तो देखिए जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 27 नवंबर 2001 में की गई थी। बात करें इस विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर की तो खुद जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज इस विकलांग विश्वविद्यालय के क्या हैं? कुलपति हैं, चांसलर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। करंट अफेयर का है कि हाल ही में किस राज्य को आईआईएम स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंजूरी मिली है? असम, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन यानी असम।
असम की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास एक नए आईआईएम की बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। जो सीएम है आपके जो मतलब असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आईआईएम जो है तो अहमदाबाद जो है आईआईएम अहमदाबाद आगामी आईआईएम का एक मार्गदर्शन करेगा, यानी आईआईएम जो आपका अहमदाबाद में है वो इस नए असम के आईआईएम का क्या करेगा, एक नया मार्गदर्शन करेगा। इससे प्रेरित होकर के एक नया आईआईएम आपका असम में बनने के लिए तैयार होने जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला और अंतिम प्रश्न है कि हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, मॉरिशस, सिंगापुर, वियतनाम या चीन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका सिंगापुर की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो सिंगापुर जो है तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार बात करेंगे तो देखिए 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेशी जो विदेशी निवेश है जिसे एफडीआई कहते हैं ये सबसे ज़्यादा सिंगापुर से मिला है, जो कि आपका 31.35% की गिरावट के बावजूद कम से कम आपका 11.77 बिलियन रहा है। कुल मिलाकर के वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के अगर बात करें कारण से भारत में एफडीआई में लगभग 3.5% की कमी देखी गई है, जो कि चिंता का तो एक कारण है। लेकिन अगर बात करें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की यानी एफडीआई की तो वो सबसे ज़्यादा आपका सिंगापुर से प्राप्त हुआ है भारत को। अब प्यारे अभ्यर्थियों बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो देखिए कल मैंने आपसे पूछा था, कल की क्लास में मैंने पूछा था कि वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090 योजना कब शुरू की गई थी। आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने मतलब बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, ठीक है, नाम थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं यही कहूँगा बहुत कि बिल्कुल सही उत्तर दिए आपने। और बात करें इसके सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका 15 नवंबर 2012 15/11/12 यानी 15 नवंबर 2012 को वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090 योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया गया। अगले नंबर पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए आज का सवाल जो कार्यक्रम है, आज का सवाल कार्यक्रम में आपके सामने है, सुनिएगा ध्यान से कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। वुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील या फिर डल झील। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। वुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील या फिर डल झील, किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर स्थित है। प्यारे अभ्यर्थियों आपके पास अगर इसका सही उत्तर है तो तुरंत और तेज, जिन लोगों के सबसे पहले और तेज रफ्तार में आंसर आएंगे उनको मैं अपने अगली क्लास में ज़रूर नॉमिनेशन करूँगा, ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय बिल्कुल इसी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना, नमस्कार, जय हिंद।